नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और बिहार में जो चुनाव प्रचार है काफ़ी तेजी पर पकड़ लिए। पहले चरण का जो चुनाव होना है 6 नवंबर को होना है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने वाली है और किसी को राहत मिल रही है, किसी को मुश्किलें बढ़ रही हैं। मिला जुला की स्थिति क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो मिला जुला के प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। जो प्रशांत किशोर चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा चैलेंज देंगे, लेकिन चुनाव नज़दीक आते आते उनके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो सचिन, आप भी सबसे पहले बता दीजिए कि कुछ खबरें आ रही हैं प्रशांत किशोर की जो उनके लिए बुरी खबरें हैं। मतलब प्रशांत किशोर ने जिस तेजी से कैंपेन शुरू किया था वो लगता है धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं, एनर्जी लॉस्ट हो रही है। अब उन्होंने दावा किया कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनको धमकाया जा रहा है। बड़ी खबर ये थी कि देखिए गोपालगंज से उनके उम्मीदवार शशि शेखर जो बड़े नामी चिकित्सक हैं उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। बक्सर से सत्यप्रकाश तिवारी मैदान से हट गए। दानापुर से भी एक नामांकन दाखिल किया, उन्हें पार्टी सिंबल जारी हो गया था, वहाँ से वापस हो गए और कई लोगों के नामांकन रद्द हुए। जी, तो इसका मतलब साफ है कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में लोग नामांकन से हट रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो असर है कि मतलब या तो दबाव है उनके ऊपर, या वो जानकर वैसे फाइट नहीं करना चाहते हैं, या उनका समर्थन वो दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, मौन समर्थन है। तो या तो प्रशांत किशोर का कंट्रोल नहीं हो पा रहा अपने, या तो ऐसा है कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट का ही चुनाव नहीं कर पाए जो उनके लिए सही तरीके से खड़े हों और उनके लिए चुनाव लड़े। ऐसा लग रहा है कि बस प्रशांत किशोर एक चुनाव लड़ने उतर चुके हैं, लेकिन वो तैयारी के साथ नहीं उतरे। वो जिस तरह से दिख रहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ, हम बातें कर रहे थे कि 10 सीट काट लेंगे, 20 सीट काट लेंगे, अब तो वो भी स्थिति नहीं लग रही कि कहीं वो वोट भी काट पाएंगे और किसी के लिए बड़ी चुनौतियां साबित कर पाएंगे। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनको जब टिकट का जब बंटवारा हो रहा था तो काफ़ी मारामारी हो रही थी इनके ऑफिस में, काफ़ी बवाल मचा था, वो सब कुछ था। लेकिन चुनाव नज़दीक आते आते सब कुछ फीका पड़ता जा रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि जो स्थिति है जिस तरह की अभी, कि जो जितनी उम्मीदें कर रहे थे कि प्रशांत किशोर वोट कटवा बनेंगे, क्या करेंगे, लेकिन जो फाइट है जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधी फाइट है। और एक जो प्रॉब्लम है महागठबंधन को, क्योंकि उनके चूंकि कई जगह पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, कई जगह वीआईपी पार्टी से भी उनकी प्रॉब्लम है, वो एक प्रॉब्लम है महागठबंधन के लिए। अदरवाइज ये जो लड़ाई है दो गठबंधन के बीच में सीधी फाइट है। और इस बीच नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में मैदान पर उतर गए हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य की बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन कैंपेन कर रहे हैं। जो जदयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो संजय झा ने भी कहा कि देखिए तो सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है। और नीतीश कुमार का जैसे हम बात करते हैं कि बहुत बड़े फैक्टर हैं भी उनके हालात, अगर आप उनके हेल्थ के कंडीशन को अलग रख लीजिए या उनकी जो भी बातें करनी कर लीजिए, एंटी की मनसी की बातें कर, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की ज़रूरत एनडीए को है, और बल्कि महागठबंधन के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा वही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार को जैसे हम सोच रहे थे कि बहुत साइलेंट है, लेकिन अब जब फ्रंट फुट पे वो आने लगे धीरे धीरे, तो हो सकता है कि कुछ जब छठ के बाद जब मोदी जी का चुनाव प्रचार शुरू होगा, योगी भी उतर जाएंगे मैदान में, योगी तो एक चुनाव सभा हो भी चुकी है, तो इस तरह से अगर नीतीश कुमार भी उतरते हैं तो ये बड़ा फैक्टर साबित होगा। नीतीश का मंच पे आना और भाषण देना, उससे ये साबित हो सकता है कि जो एनडीए के गठबंधन उसमें कोई दरार नहीं है, बल्कि वही जो चेहरा है जो जिसको प्रोजेक्ट किया गया था वही सामने है। तो एक तरह से कहें तो एनडीए की जो पूरी खटपट है वो खत्म हो जाएगी। महागठबंधन के खटपट भले खत्म नहीं हो रही है, तो ओपन ही हो गया। वैसे महागठबंधन की जो स्थिति है, देखिए बोलने के लिए 10-12 सीट पे ही जो भी होगा फाइनली फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन बावजूद इसके ये मैसेज तो चला गया कि कांग्रेस और आरजेडी में एका नहीं है। और दिख भी गया कि अभी तक कांग्रेस ने एक बार भी आधिकारिक रूप से नहीं बोला है कि हमारे जो महागठबंधन के जो सीएम फेस होंगे तेजस्वी यादव होंगे। ये सबसे बड़ी मुश्किलें लगातार तेजस्वी यादव के लिए दिख रही है ये। हाँ, तेजस्वी के लिए मुश्किल भी है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब जैसे दरभंगा के गौरा बोराम सीट पर है, अफजाल को उन्होंने टिकट दिया और पार्टी सिंबल भी दे दिया, और जब वो अपने घर पहुंचे तो उनको पता चला कि वो सीट तो मुकेश सहनी की पार्टी को दे दी गई। अब अफजल इस बात पे अड़े हैं कि मैं आरजेडी से चुनाव लड़ूंगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव वीआईपी पार्टी के खिलाफ क्या चुनाव लड़ेंगे, मतलब कैंपेन करेंगे। तो तेजस्वी के लिए लग रहा है कि महागठबंधन को अपनी ही पार्टी में उनके पहले तो ये था कि महागठबंधन में कांग्रेस के साथ तालमेल करना मुश्किल हो रहा था, बाकी पार्टियों को ले चलना, अब तो अपनी पार्टी उनकी नहीं संभल रही है। तो ये साबित कर रहा है कि लालू यादव जी के जो अब्सेंस है उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है तेजस्वी के लिए। और
परिपक्व नेता समझे जा रहे थे 2020 के बाद, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा वो कहीं सरफेस पर। जब एक रियल टेस्ट आया है तो काफी उनको झटके सहने पड़ रहे हैं। और देखिए सवाल ये 10-12 सीट तो मत जाइए, कैलकुलेशन जो होता है ना, कभी भी चुनाव का जो गणित होता है ऐसा नहीं होता है कि 1+1 2 होता है। इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो उनके अगर पार्टी में इस तरह से दरार है, गठबंधन में दरार है, तो उसका असर बाकी इलाकों पे, अगर मान लीजिए 10-15 सीट पे ही अगर जितने भी अगर कैंडिडेट अगर ऐसी फाइट करते हैं, कुछ भी वोट काटते हैं, उससे अगर हारते तो ऐसा थोड़ा कि वो उसका इम्पैक्ट तो आसपास की सीटों पे पूरा मैसेज बिहार में जाएगा उसके लिए। और अब तो आप जैसे क्रिकेट की भाषा में स्लॉग ओवर बोलते हैं, तो ये स्लॉग ओवर है, मतलब पास टाइम ही नहीं है कि बिल्कुल। अब नामांकन एक हो गया, दूसरा नामांकन होने वाला है, और इस हालत में अगर अभी तक अपना कैंडिडेट डिसाइड कर पा रहे हैं ना, आपके चुनाव रैलियों का कुछ ना, स्टार प्रचारकों के नाम है, कौन रैली करेगा, राहुल गांधी उतरेंगे नहीं उतरेंगे कुछ पता नहीं है। और एक बात और मेरे दिमाग में सचिन की, अगर इस चुनाव में तेजस्वी और राहुल अगर एक साथ चुनाव का प्रचार नहीं करेंगे, जो कि संभावना बहुत ज्यादा दिख भी रही है, तो ये इनके लिए सुसाइडल भी होगा पूरी तरह से। ये जो दर्शकों अभी जो वहाँ के जो लोगों के दिमाग में ये बात है कि दोनों अलग अलग हैं, वो इमेज पक्का हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हें अगर एक मंच पे साथ नहीं रहेंगे तो साफ हो जाएगा कि भाई इनके खटपट है। और ऐसे भी इनके पास इतने ज़्यादा प्रचारक तो है नहीं आरजेडी के पास। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं बिहार में, तो इनके लिए ये काफ़ी मुश्किल वक्त है महागठबंधन के लिए। और ये तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है उनके लिए। बताइए, डू और डाई वाली सिचुएशन है, जो कि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि तेजस्वी के लिए चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सामने मुश्किलें सिर्फ ये नहीं कि चुनाव जीतने की मुश्किलें हैं, इसके बाद जो कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है वो मुश्किलें हैं। पिता जिस तरह के लालू यादव का बॉडी लैंग्वेज जो दिखा सचिन, मुझे मतलब बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा। वो लालू यादव ठीक है, उनका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लालू यादव गाहे बगाहे ऐसा स्टेटमेंट देते थे, ऐसी बातें करते थे जो कि लोगों में चर्चा का विषय होता था। इस बार बिल्कुल साइलेंट है। इस बार मुझे लग रहा है कि वो बहुत तेज प्रताप को बहुत मिस कर रहे होंगे इस समय। अगर इस समय तेज प्रताप होते तो आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार में उनका बहुत बड़ा रोल होता, क्योंकि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उनका अपना स्टाइल है, उनका अपना स्टाइल है, लोग उनको तेज प्रताप को पसंद भी करते हैं। लेकिन अब तेज प्रताप अलग ही रोले में जा रहे हैं, और उनका तेजस्वी यादव के साथ उनकी अलग फाइट चल रही है, इनका परिवार नहीं संभल रहा, और अब राहुल गांधी का भी कोई रोल नहीं आ रहा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन अब उस स्थिति में है कि अब कोई बड़ी टक्कर दे पाए। हाँ, चूँकि बड़ी पार्टी है ये, तो ऑब्वियसली ये बनता है कि बिहार में ये टक्कर देंगे, लेकिन आगे ये क्या होगा ये तो लग रहा है कि एक तरह से वॉक ओवर वाली स्थिति होने वाली स्थिति ऐसी दिख रही है। हालांकि चुनाव का नतीजा क्या होगा उस पर कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हालात जो बनते हैं जब चुनाव के माहौल तो दिखता है किसी तरह। एंटी इनकम्बेंसी का तो माहौल बिल्कुल वहां पर नहीं है। आप रिपोर्ट्स लगातार देखते होंगे, और वो जिस तरह की चीजें हैं, तो नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है, ऐसी बात तो कहीं नहीं दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो किस बेसिस पे और किस आधार पर तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी वोट मांगेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये सचिन, इस पूरे खेल में बार बार बातें आती हैं, बार बार चर्चा भी करते हैं कि सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े प्लेयर्स चिराग पासवान ही साबित हुए, कि जिनको पाके तमाम दिक्कत, हम ये मान के चले कि चिराग पासवान को मैक्सिमम 25 सीटें मिलेगी, 29 सीटें उनको मिल गई, और पूरे जो कहते हैं ना कि किंग मेकर के तौर पे वो जो उभरे हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ सीटें देनी पड़ी हैं, लेकिन इकलौते से वो हैं जिनको ज्यादा सीटें मिली हैं। हाँ बिल्कुल, वो पूरा इस पूरे चुनावी माहौल में लाइमलाइट में चिराग पासवान रहे, और जितनी अब वो जीतते कितना है वो तो बात की बात है, लेकिन अभी के हिसाब से हाईलाइटेड वो हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो उनकी जो रणनीति है, जो स्टाइल से उन्होंने टैकल किया एनडीए में, जैसे सीटें ले ली, तो ऐसा लगता है कि वो परिपक्व नेता ज़्यादा साबित हो रहे हैं। रामविलास पासवान के बाद अगर वो अपनी विरासत संभाल रहे हैं तो इस बार साबित हो रहा है कि वो सही कूटनीति चल रहे हैं इस मामले में। और अगर वो ज़्यादा सीटें ले आते हैं तो किंग मेकर भी रहेंगे, और जैसे कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पे भी उनका दांव हो सकता है। तो अगर ये होता है तो सही में बिहार में एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो चिराग पासवान के रूप में नया चेहरा भी उभर सकता है सीएम कैंडिडेट के लिए। कुछ समय पहले इंडिकेट किए भी थे, कई बार तो ऐसी बातें निकल के आई थी कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो बार बार ये दर्शा जरूर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उनका इंटरेस्ट है। अगर वो किसी बड़े प्लेयर के तौर पर आते हैं, जैसे डिप्टी सीएम अगर बनते हैं, तो जाहिर तौर पर, क्योंकि उनको पता है कि उनका ग्राफ जो है बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह का स्ट्राइक रेट उनका आ रहा है उसे दिख रहा है। और उनकी बातें सुनिए, कैमरे पर बहुत ही एक सुलझे हुए राजनीति की तरह बातें करते हैं, वो फालतू की बातें नहीं करते। कई बार होता है कि आप चुनाव में इधर उधर की बातें करके कोई विवादित बयान नहीं, इस तरह का नहीं वो महागठबंधन में कोई ऐसा हमला करते हैं विवादित बयान देकर के, नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं। जो उन्हें करना होता है चुपके से करते हैं, बैक चैनल से बात करते हैं। अगर उनको इंडिया से सीटें भी लेनी थी तो ऐसा उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ माहौल नहीं बनाया, लेकिन अमित शाह के साथ बैठे और वो सीटें ले ली जो चाहते थे। तो मिला जुला के अगर ये स्थिति देखी तो अगर आप दो ऐसे अब से कुछ समय पहले, और इनफैक्ट आखिरी चुनाव में भी लाइमलाइट में, तो बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान
दो ऐसे नेता देखे जाते हैं जो जिनका राजनीति में बड़ा लंबे समय से वो उनके परिवार का दबदबा वहाँ पे रहा है, और ये माना जा रहा था कि बिहार की राजनीति में ये दोनों चमकेंगे और इस तरह की। लेकिन इस बार के चुनाव में फिलहाल ये दिख रहा है कि चिराग तो चमक रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने गलतियां की थी उसे सीख लेकर के आगे बढ़े, लेकिन तेजस्वी यादव ने पिछली बार की गलतियों से कोई सबक लिया नहीं और इस बार तमाम और दिख रहा है कि और गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं और कहीं यही उनको महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए बड़ा क्रिटिकल है, डू और डाई है। लेकिन अभी तक के उनके जो रणनीति जो है उससे तो ही साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ी हुई हैं, लेकिन शायद MY फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं। उनको लग रहा है ऐसा कि सारे जो एंटी NDA का वोट उनको जाकर मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी है उसके और ओवैसी भी हैं। ओवैसी बड़े खामोश से अभी ज़्यादा वो शोर नहीं मचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेंट तो करेंगे, डेंट तो मारेंगे ही मारेंगे। तो मिला जुला की स्थिति यही दिख रही है कि इस पूरे खेल में चिराग हीरो बन करके आगे बढ़ रहे हैं, उन संभावनाएं उनमें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और अगर इस चुनाव के बाद अगर बिहार में अगर आपको डिप्टी सीएम भी बनते दिख जाए तो इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से माना जाता है कि प्रधानमंत्री भी काफ़ी उनको पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री से उनके नज़दीकी संबंध जिस तरह से उन्होंने इसको दर्शाने में कभी उन्होंने मनाही भी नहीं की है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जो चुनावी नतीजे इस बार बिहार के आएंगे उसमें कौन हीरो बनेगा, कौन जीरो बन रह जाएगा और क्या चीज़ें होंगी। इसमें दो पे नज़र बहुत ज़्यादा रखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। तो बाकी तो चुनाव बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।